हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक फ्री इनिशिएटिव लेकर आए हैं, मेंस करंट अफेयर्स का कोर्स। इसमें हम हर दिन आपके साथ एचपीएस के हिसाब से जो आपका मेंस आने वाला है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, और हर दिन हम एक अलग सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स, और इस पहले लेक्चर में हम देखने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स, कुछ इश्यूज जो कि आपके मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इशू जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है आज, वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने जा रही है सरकार, तो इस इशू को हम देखने वाले हैं। प्राइवेटाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है दोस्तों? अब 1969 से पहले जो बैंक्स थे वो सब क्या थे? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में थे। 1969 में बैंक्स को क्या किया गया? नेशनलाइज किया गया। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे उनको नेशनलाइजेशन हुआ उनका। ऐसे 14 लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे जिनको की नेशनलाइज किया गया। उसके बाद 1991 में जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उसके बाद सरकार ने बहुत सारी कमिटीज बनाई, सारे एक्सपर्ट्स का एक व्यू होने लग गया कि अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो है सरकार की जो हिस्सेदारी है, जो ओनरशिप है, उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। सबसे पहली कमेटी जो इसके लिए बिठाई गई थी वो थी नरसिम्हम कमेटी। नरसिम्हम कमेटी का सजेशन था कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है वो कितनी कर लीजिए, आप 33% पर ले आइए। अभी आपके अगर ओनरशिप 100% है तो वो 33% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होनी चाहिए। सरकार को अपना जो शेयर है वो रिड्यूस करके 33% पर लेकर आ जाना चाहिए। उसके बाद और बहुत सारी कमिटीज आई जिन्होंने कहा कि आप जो है अपना स्टेक कम करिए। और आज सरकार ने कंसोलिडेशन किया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। आज हमारे पास कितने बैंक्स बच गए हैं? सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बच गए हैं। सरकार का एम क्या है कि कैसे इन 12 को भी 4 किया जाए। सिर्फ 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में अपने पास रखना चाहती है। कुछ बैंक्स को पूरी तरह से प्राइवेटाइज करना चाह रही है कि इनको प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए, कुछ का और कंसोलिडेशन करेंगे, और उनका एम है कि 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे। इस बार के यूनियन बजट 2021-22 में सरकार ने यह घोषणा की थी, डिक्लेयर किया था कि हम 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अभी फिलहाल जो है वो प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। ये 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से होंगे, ये डिसीजन लेगा नीति आयोग। नीति आयोग अपनी रिकमेंडेशन देगा ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को, और ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के बाद जाएगी ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास, और फिर इन बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। जो हमारा इस इश्यू को हम कैसे एनालाइज करने वाले हैं, हम 4 बिंदुओं पर एनालाइज करेंगे। कि पहला है कि बैंक नेशनलाइजेशन, के बैंक का नेशनलाइजेशन क्यों हुआ, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, आज क्या इश्यूज हैं हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जिसकी वजह से सरकार इनको प्राइवेटाइज करना चाह रही है, और अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो क्या ये जो इश्यूज हैं हमारे, है ना, जिसकी वजह से सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाह रही है, क्या वो इश्यूज रिजॉल्व होंगे? क्या प्राइवेटाइजेशन हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा? तो चलिए अब एक एक करके डिटेल में हम देखते हैं इन सारे बिंदुओं। पहला जो पॉइंट है वो यही है कि पहले जब प्राइवेट सेक्टर में थे तो इनको नेशनलाइज ही क्यों किया गया? आपने पहले प्राइवेट सेक्टर से उठा के इनको नेशनलाइज किया, नेशनलाइज हो गए, अब आप इनको फिर से प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देना चाहते हो। तो पहले ये समझना जरूरी है कि इनको नेशनलाइज क्यों किया गया था। जैसे कि मैंने बताया कि 1969 से पहले क्या थे बैंक्स जनरली प्राइवेट सेक्टर में होते थे। तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को लगता था कि ये जो बैंक्स हैं, गवर्नमेंट फेल्ट दैट बैंक्स आर नॉट
aligned with the socialistic approach of the government. सरकार को लगता था कि हमारा जो इकोनॉमी का पैटर्न है वो तो हम सोशलिस्टिक पैटर्न पे चल रहे हैं, बट जो बैंक्स हैं, बैंक्स तो प्योरली प्रॉफिट मोटिव पर चल रहे हैं, ये सोशलिस्ट पैटर्न पर नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, स्मॉल टाउन्स हैं, वहां पर जो है बैंक्स की ब्रांचेस नहीं है, वहां पर क्रेडिट फ्लो नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे हमारे फार्मर्स हैं, छोटे रिटेलर्स हैं, छोटे बिजनेस हैं जिनको लोन नहीं मिल पाता है। तो उनको लोन्स कैसे मिलेगा? अगर बैंक्स पब्लिक सेक्टर के हाथों में होंगे, बैंक्स अगर गवर्नमेंट के हाथों में होंगे, तो वो जो है क्रेडिट, इन जो हमारे ये सेक्टर्स हैं या सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, इन तक भी हम लोन या क्रेडिट जो है वो पहुंचा पाएंगे। अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहा तो वो तो सिर्फ प्रॉफिट देखेगा, और प्रॉफिट देखेगा तो वो छोटे गांव कस्बों में इन सेक्शंस को जो है वो लोन नहीं देगा। तो इसलिए सरकार ने डिसाइड किया कि अब जरूरत है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, तो ग्रो करने के लिए क्रेडिट फ्लो होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई 1969 जुलाई 1969 में 14 लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, उनको नेशनलाइज किया गया। उसके बाद एक अच्छा इंपैक्ट हमें देखने को मिला कि जो छोटे कस्बों में है बैंक्स की ब्रांचेस बढ़ी, जो क्रेडिट फ्लो था टू दीज सेक्शन, जैसे मैंने बताया कि फार्मर्स हैं या छोटे उद्योग धंधे हैं, इनको लोन्स बढ़ा। कैसे बढ़ा? जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की हम बात करते हैं, है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की वजह से बढ़ा, ब्रांचेस बढ़ी, तो क्रेडिट फ्लो भी बढ़ा हमारे विलेजेस में, हमारे उन सेक्शंस को जिनको पहले लोन नहीं मिलता था। तो इसलिए बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था 1969 में। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ नेशनलाइजेशन का? एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो मैं आपको बता चुका हूं कि पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ कि क्रेडिट फ्लो बढ़ा इन रूरल एरियाज and to sectors like agriculture, MSMEs, etc. बट साथ में जब नेशनलाइजेशन हुआ तो कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हुआ बैंकिंग सेक्टर पर। वो नेगेटिव इंपैक्ट क्या था? जो पहला नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला वो ये था कि जो बैंक्स अब गवर्नमेंट के हाथों में आ गए थे, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरह काम करने लग गए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरह काम करने लगे, क्या मतलब? क्या कि जो इनएफिशिएंसीज सरकार के डिपार्टमेंट्स की थी, वही इनएफिशिएंसीज हमें इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखने को मिली। क्या क्या डेफिशिएंसीज? जैसे कि रेड टेपिज्म, मतलब क्या कि आपके कागज पूरे नहीं है, आप कल आना, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, आपने मॉर्टगेज कुछ नहीं रखा है, ये डॉक्यूमेंट आपका ठीक नहीं है, नहीं मैनेजर साहब आज नहीं आए हैं, कल आएंगे। इस तरह का जो डिले डीलिंग था, जो रेड टेपिज्म था, जो हमें जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलता है, वो सेम जो है वो बैंकिंग सेक्टर में आया। लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब गवर्नमेंट का हो गया तो हर एक किसी ने क्या हुआ कि अब भैया अब हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार का काम है, सरकार के काम तो ऐसे ही चलते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी पहले कि भाई ये बैंक तो हमारा है, अगर ये बैंक को नुकसान होगा, फायदा होगा, तो हमारे प्रमोशन पे फर्क पड़ेगा, हमारे करियर पर फर्क पड़ेगा, हमारी नौकरी जा सकती है अगर बैंक लॉस में चला गया। अब वो सब नहीं था, वो उनके दिमाग से वो डर निकल चुका था, वो परफॉर्मेंस वो देना नहीं चाह रहे थे। उनको लगता था कि यार कोई बात नहीं, लॉस में भी चला गया तो क्या है, सरकार का लॉस है, अपनी नौकरी तो पक्की है, तो सरकारी आदमी है हम। तो इस तरह से एक लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आई। दूसरा था कि उनकी जो बैड लोन्स की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। बैड लोन्स क्या? जो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो इंक्रीज होते जा रहे थे, जो कि आज के दिन पर क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम बन के खड़ा हो गया। परफॉर्मेंस ऑडिट जो है इन बैंक्स का नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी जो इनएफिशिएंसीज हैं उसका हम पता नहीं लगा पाए,
और इतनी देर हो गई कि आज हम इनको फिर से प्राइवेटाइज करने की नौबत आ गई है। तो ये सारे जो थे इम्पैक्ट था नेशनलाइजेशन का, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिला। इसी की वजह से आज सरकार जो है इनको नेशनलाइजेशन से बढ़कर क्या क्या करना चाह रही है, नेशनलाइजेशन की जगह प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, क्योंकि ये सारी इनएफिशिएंसीज इनमें आ चुकी हैं। और जब ये लॉस में जाते हैं तो सरकार को पैसा डालना पड़ता है, क्योंकि मालिक कौन है अल्टीमेटली मालिक कौन है, गवर्नमेंट। तो अगर ये बैंक्स कुछ लॉस में जाएंगे तो पैसा किसको देना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इनको रिकैपिटलाइज करना पड़ता है। अब सरकार नहीं चाहती कि हम बार बार जो है वो पैसा इसमें डालें, क्योंकि ये किस तरह का एक्सपेंडिचर है सरकार के लिए, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला, जिसका कोई एसेट क्रिएशन नहीं होगा। ये सिर्फ उस लॉस को भरने के लिए पैसा दिया जा रहा है। ये पैसा कहाँ जा सकता है, इसकी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे जा सकता है, स्कूल्स कॉलेजेस खोलने में जा सकता है, हेल्थ केयर सेक्टर में जा सकता है। तो अगर पैसा यहां जा रहा है तो ये क्या है, पूरा एक तरह से वेस्टेज है ना। तो सरकार चाह रही है कि हम इस रिकैपिटलाइजेशन से बार बार बचें। ये बैंक जो कि लॉस में जा रहे हैं इनको कैसे प्रॉफिट में लाया जाए, प्राइवेटाइजेशन करके अगर हम इसको प्रॉफिट में ला सकते हैं, कंपटीशन बढ़ा सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो वो हमें करना चाहिए। दैट्स वाई गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, इनको प्राइवेटाइज करना चाह रही है। अभी फिलहाल क्या इश्यूज हैं जो कि बहुत कहना चाहिए पिंचिंग इश्यूज हैं गवर्नमेंट के लिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या फेस कर रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक की जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीएस। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, बैंक्स के लिए एसेट्स क्या है, एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। अगर इन जनरल इकोनॉमिक्स में आप एसेट अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो एसेट का मतलब वो है जिससे कोई रिटर्न या इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलता हो। एनीथिंग दैट गिव्स रिटर्न और इकोनॉमिक बेनिफिट, तो दैट विल बी क्या होगा, वो आपके लिए एक एसेट होगा। बैंक्स के लिए एसेट क्या होगा, बैंक्स को रिटर्न कहां से मिलता है या बैंक्स की इनकम या बेनिफिट कहां से मिलता है उनको, बैंक्स के लिए जो वो लोन दे रहे हैं वही उनका एसेट है। और जब लोन से उनको इंटरेस्ट भी ना मिले या जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस ना आए, तो ये जो लोन उनके लिए एसेट था ये क्या बन जाएगा, ये उनके लिए नॉन परफॉर्मिंग, जो एसेट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ये उनके लिए बन जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जो आज सबसे बड़ी समस्या है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वो है एनपीए, कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम पब्लिक सेक्टर बैंक के सामने आज फेस करनी पड़ रही है। और जब एनपीए बढ़ रहे हैं, बैड लोन्स की प्रॉब्लम सरकार को फेस करनी पड़ रही है, तो सरकार को क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने अभी बताया था, सरकार को रिकैपिटलाइज करना पड़ता है। रिकैपिटलाइज करने का मतलब क्या, कि उनको बैंक्स में और पैसा डालना पड़ता है, पैसा इन्फ्यूज करना पड़ता है, क्योंकि उनको लॉस की भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। तो लॉस की भरपाई कौन करेगा, मालिक करेगा। मालिक कौन है, गवर्नमेंट है। तो बार बार पैसा सरकार को बैंक्स को देना पड़ रहा है, जो कि सरकार का क्या करता है, फिस्कल डेफिसिट सरकार का बढ़ाता है। क्योंकि एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, जैसे मैंने बताया, ये एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंक्रीज हो रहा है। जो सरकार का प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हो सकता था कि वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पैसा यहाँ बैंक्स में देना पड़ रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है। तो सरकार चाहती है कि इससे हमें मुक्ति मिले, हम अपना जो पैसा है वो कहीं और लगाएं, किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएं, और इन बैंक्स की ये जो प्रॉब्लम है बैड लोन्स की, ये पैसा भी ना देना पड़े और इनकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो। तो वो कैसे हो सकती है, वो प्राइवेटाइजेशन से हो सकती है। तीसरी चीज क्या, कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी हिस्सेदारी पहले 75% के अराउंड हुआ करती थी, जो कि घट के कितनी रह गई, अब 60% रह गई है। जो छोटे कहना चाहिए स्मॉल डिपॉजिटर्स थे वो भी अब कहां जा रहे हैं, वो भी अब प्राइवेट बैंक्स की तरफ जा रहे हैं। इनोवेशन की हमें कमी देखने को मिलती है। अब
अब हमारी इकोनॉमी में अगर आप देखें तो इतने सारे सेक्टर्स हैं, सेक्शंस हैं, हर एक की जो नीड्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। तो आप एक ही प्रोडक्ट हर एक को नहीं बेच सकते हैं, आपको इन सेक्टर्स और इन सेक्शंस के हिसाब से थोड़े टेलर मेड प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे कि भैया एक छोटे दुकानदार को किस चीज की जरूरत है, एक सर्विस क्लास के पर्सन को किस चीज की जरूरत है, एक बड़े बिजनेसमैन को किस चीज की जरूरत है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको किस तरह के लोन्स की जरूरत है। तो आपको हर सेक्शन के हिसाब से, हर कस्टमर के हिसाब से कुछ टेलर मेड प्रोडक्ट्स लाने होंगे, जो कि हमें नहीं देखने को मिल रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो ये सारे इश्यूज हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सामने, जिसका सॉल्यूशन सरकार को लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन से मिल सकता है। उनकी सोच ये है कि एनपीए की प्रॉब्लम भी खत्म हो सकती है, तो सरकार को रिकैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार का फिस्कल डेफिसिट कम होगा, उनका पैसा बचेगा, वो किसी और प्रोडक्टिव काम में वो पैसा लगा पाएंगे। जो हम कह रहे हैं कि इनोवेशन की कमी है, जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो अपने साथ कुछ एफिशिएंसीज, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आता है ना। जैसे आप देखें एचडीएफसी बैंक या आईसीआई बैंक, तो ये बहुत इनोवेटिव बैंक्स हैं जो बहुत अच्छी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनोवेशन भी आएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बीच में। तो इस इन सब चीजों को ध्यान में रख करके सरकार जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने जा रही है। क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं कि क्यों बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का? तो जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं कि फ्री करेगा गवर्नमेंट को किस चीज से, कि रिकैपिटलाइजेशन से। सरकार को बार बार पैसा इंफ्यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो फायदा होगा वो इसी से रिलेटेड है कि सरकार का फिस्कल डेफिसिट कम होगा। फिस्कल डेफिसिट क्यों कम होगा? क्योंकि बार बार सरकार को एक्सपेंडिचर कहां करना पड़ता है, इन रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स में करना पड़ता है, जो कि एक तरह की एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उनसे कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है, वो सिर्फ लॉस मेकिंग को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है। तो सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो रिड्यूस होगा। थर्ड इज एफिशिएंसी एंड बेटर सर्विसेज। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो कंपटीशन होगा, डिफरेंट बैंक्स के बीच में कंपटीशन इंक्रीज होगा, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि कम में ज्यादा करने की एक कोशिश होगी हर एक बैंक की। अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज देंगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वो लाने की कोशिश करेंगे। कैसे? टेलर मेड प्रोडक्ट्स लेके जाएं अपने कस्टमर्स तक। और चौथा होगा डिटरेंट इफेक्ट। किस पे डिटरेंट इफेक्ट होगा? डिटरेंट का मतलब क्या? दूसरों के लिए एक वेकअप कॉल होगी, एक वार्निंग होगी दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, स्टाफ्स के लिए, कि आप सुधर जाइए, आप प्लीज अपनी फंक्शनिंग को इंप्रूव करिए, अदरवाइज वी हैव नो ऑप्शन देन टू प्राइवेटाइज। तो एक डिटरेंट इफेक्ट होगा फॉर रेस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कि भाई आप अपनी फंक्शनिंग को इंप्रूव कीजिए, आप प्रॉफिट मेकिंग में आइए, आप अपने एनपीएस कम करिए, अदरवाइज हमें आपको प्राइवेटाइज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दैट वुड बी आवर लास्ट ऑप्शन, और हमें मजबूरी में वो कदम उठाना पड़ेगा। तो एक डिटरेंट इफेक्ट लेकर के आएगा। क्या आर्ग्यूमेंट है जो अगेंस्ट में दिए जा रहे हैं? पहले जो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं कि सारे इश्यूज जो आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स फेस कर रहे हैं उसका आंसर प्राइवेटाइजेशन नहीं है। प्राइवेटेशन कोई ऐसा कहने मैजिक वेंड नहीं है जिससे सारे इश्यूज एक बार में सॉल्व हो जाएंगे। ये कहना था फॉर्मर डेप्यूटी आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का। वो कहते हैं कि प्राइवेटाइज मत करिए। आप क्या चाहिए बैंकों को, किस चीज की जरूरत है आज? वो है ऑपरेशनल फ्रीडम। कहते हैं इसमें एक मेजर जो कल्प्रिट है बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हालत के लिए, वो है गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है? वो इंटरफेयर करती है बैंक की फंक्शनिंग में, किसको लोन देना है, क्या लोन देना है, इस सब में गवर्नमेंट का बहुत इंटरफेरेंस होता है। तो अगर गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस कम करे, ऑपरेशनल फ्रीडम दे बैंक्स को अपनी तरह से काम करने की, बिजनेस के हिसाब से काम करने की, ना कि पॉलिटिकल बेसिस पर, तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होना चाहिए, उनको प्रोफेशनल तरीके से बैंक्स को मैनेज करने दिया जाना चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सकती है। इंक्लूसिव बैंकिंग को जो पर्पस था हमारा, कि नेशनलाइजेशन जब लेकर आए थे हम, तो हमारा पर्पस क्या था? कि इंक्लूसिव बैंकिंग हो। कि जो पर्पस है इंक्लूसिव बैंकिंग का, ये डिफीट हो जाएगा।
क्यों डिफीट हो जाएगा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है प्रॉफिट। अब वो छोटे दुकानदारों को जिनको देने में रिस्क ज्यादा है, या फार्मर्स को जिनकी फसल हो सकता है कि बर्बाद होने के चांसेस ज्यादा है, मानसून कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो वो क्यों देगा उनको? वो क्यों किसी ऐसी जगह पर ब्रांच खोलेगा जहां पे उसको लगे कि यार मेरे तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा और जो मेरा रिटर्न है वो कम आएगा, तो वो उन जगहों पर ब्रांचेस नहीं खोलेगा। तो जो आपका इंक्लूसिव बैंकिंग का पर्पस था वो डिफीट हो जाएगा। थर्ड इज पास हिस्ट्री। पास हिस्ट्री क्या है कि 1947 से 1969 के बीच में, जब तक कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, लगभग 560 बैंक्स फेल हुए थे। अगर फिर से ये हिस्ट्री रिपीट हुई कि बैंक्स फेल हो गए और आज इतने बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर आपके बैंक्स हैं, लोगों का कितना पैसा डिपॉजिट है इन बैंक्स में, तब क्या होगा? तब क्या हाहाकार मच सकता है आज, जबकि इतनी बड़ी हमारी इकोनॉमी हो गई है, बैंक्स का जो साइज है वो कितना इंक्रीज हो गया है। तो अगर आज बैंक्स फेल होते हैं इस तरह से, तो सोचिए कितना बड़ा लॉस होगा लोगों के लिए भी, टैक्स पेयर्स के लिए भी, और गवर्नमेंट के लिए भी, और पूरी ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इंडिया के कितना बड़ा एक रिस्क हम ले रहे हैं। लो कॉस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि बताया था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो किसकी नीड्स को कैटर कर रहे हैं? जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, फार्मर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इस तरह के जो सेक्शंस हैं, इनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है इसको भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स पूरा कर रहे हैं। बट क्या इतनी लो कॉस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी दे पाएंगे? क्या वो इन सेक्शंस की नीड्स को पूरा कर पाएंगे? क्या जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमारा ड्रीम है क्या वो पूरा होगा कि हर एक के पास फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचे? तो इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो लग जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आप देखेंगे कि सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर बहुत ज्यादा ध्यान है, इस वक्त फोकस है ऑन इंफ्रा क्रिएशन। अब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बनेगा तो फाइनेंस चाहिए, ये फाइनेंस कहां से आएगा? आज अगर आप देखें तो मेजर जो फाइनेंस आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू आ रहा है। अब जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं रहेंगे, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रहेंगे, तो वो क्या इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करना चाहेंगे? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि लंबा समय लगता है उनको बनने में, है ना। उनको जो जेस्टेशन पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं वो लंबा होता है कि 20 साल, 30 साल, 25 साल के लिए लोन देना पड़ता है। तो क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आपको इतने लंबे समय के लिए लोन देंगे? उतना वो रिस्क उठाएंगे? अगर नहीं उठाएंगे तो इकोनॉमी के लिए जो बहुत जरूरी है आज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, क्या वो हो पाएगा? सरकार को पैसा कहां से मिलेगा? तो इन सब की वजह से ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि आप बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन मत करिए। नेक्स्ट जो इशू है प्राइवेटाइजेशन के बाद वो है बैड बैंक्स। यूनियन बजट 2021-22 में, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के जो ये हमारा बजट आया था उसमें सरकार ने घोषणा की थी कि हम एक बैड बैंक लेकर के आएंगे। बैड बैंक किस लिए लेकर आ रही है सरकार? फॉर रेजोल्यूशन ऑफ एनपीएस। बैड बैंक क्या होगा, मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है, ये बैड बैंक क्या करेगा? मतलब नाम सुन के तो ऐसा लग रहा है बैड बैंक मतलब बड़ा बेकार सा गंदा सा बैंक होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। बैड बैंक क्या है? बैड बैंक इज सिंपली एन एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी। एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी, या फिर आप कह सकते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये क्या होता है? एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है? एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी का मतलब है वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बैंक से उनके जो बैड लोन्स हैं, है ना, वो डेट, वो लोन्स जिससे कि उनको क्या नहीं हो रहा है, उनको रिटर्न नहीं आ रहा है, जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं ना। तो जो बैड लोन्स हैं उनको क्या करेंगी?
उसको खरीदेगा। कौन खरीदेगा? ये एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी, ये जो एआरसी है, ये उसको खरीदेगी, परचेज करेगी। और फिर उसको, वो क्यों खरीद रही है? क्योंकि वो उसको सेल आउट करेगी। एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी क्या करेगी? उसको सेल करेगी और जो पैसा फंसा हुआ था उसको वापस निकाले। सपोज कीजिए कि एसबीआई क्या एक करोड़ का लोन है जो उसने किसी को दिया था, और उससे अब उसके पास कुछ ना तो उसका इंटरेस्ट आ रहा है, ना ही प्रिंसिपल वापस आ पा रहा है। वो क्या बन गया है? वो एनपीए बन गया। अब एसबीआई क्या करेगा? इस बैड बैंक या इस एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी के पास जाएगा कि देखिए मेरे पास 1 करोड़ का लोन है जो कि मेरे लिए बैड लोन बन गया है, बताओ आप खरीदोगे क्या? बैड बैंक कहेगा बिल्कुल हाँ खरीद लेंगे हम, लेकिन हम आपकी जो बुक वैल्यू है, मतलब आपकी जो वैल्यू कितनी है बुक्स में, 1 करोड़ की, हम 1 करोड़ में नहीं खरीदेंगे, हम इसको 90 लैक्स में खरीदेंगे। 90 लैक्स में हम आपसे ये जो है आपका बैड लोन खरीद लेते हैं। एसबीआई कहते ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे 10 लाख का लॉस मंजूर है, आप 90 लाख में खरीद लीजिए। तो क्या करेगा? वो 90 लैक्स में ये आपसे जो एसबीआई का जो बैड लोन था या एनपीए था उसको खरीद लेगा। फिर वो मार्केट में इसको बेचेगा, क्योंकि जो लोन है वो किसके बेसिस पे दिया गया होगा? मान लीजिए कोई छोटा दुकानदार था या कोई बिजनेसमैन था, तो वो उसका बिजनेस के लिए उसने लोन लिया होगा। तो ये बैड बैंक क्या करेगा? इसको मार्केट में बेचेगा। तो मार्केट में कौन खरीदेगा? मान लीजिए कोई और दुकानदार है, कोई और बिजनेसमैन है, तो वो कहेगा चलिए मैं खरीद लेता हूं इसका बिजनेस। मान लीजिए ये एक मोमबत्ती का मैन्युफैक्चरर था, कैंडल्स का, है ना, उसने ये 1 करोड़ का लोन लिया था। अब उसको बिजनेस में घाटा आ गया, वो नहीं चला पाया, है ना, अब उसकी जो वर्कशॉप है वो बंद पड़ी है। तो क्या करेगा ये हमारा जो एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी क्या करेगा? ये मार्केट में जाएगा, इसको टेंडर वेंडर निकालेगा, इसको बेचने की कोशिश करेगा। तो जो और कैंडल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसको खरीद सकते हैं, है ना। तो वो कितने में खरीदेंगे? ऑब्वियसली अगर 90 लाख में खरीदा है उसने, तो वो 90 लाख से ज्यादा में ही बेचनी चाहेगा ये एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी जो होगा, कि आप 95 में ले लीजिए या 1 करोड़ में ले लो या 93 लाख में ले लो, है ना। वो इस तरह से वो बेचना चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा में बिके, कि 90 लाख से तो ऊपर ही बिके, ठीक है। तो क्या करेगा? कोई और कैंडल मैन्युफैक्चरर इसको खरीद लेगा, या फिर हो सकता है कि किसी और आदमी को कोई और वर्कशॉप की या जमीन की जरूरत हो, तो वो इसको खरीद लेगा, इसके बिजनेस को। तो इस तरह से वो उसको सेल आउट करेगा और इसको रिकवर करेगा बैड लोन को, ठीक है। तो ये जो 90 लाख है ये उसको दे देगा एसबीआई को, और जो बचा हुआ पैसा है वो उसका प्रॉफिट हो गया या वो उसका मार्जिन हो गया, ये जो उसने सर्विस आपको प्रोवाइड करी। तो इस तरह से कोई भी एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी काम करती है। अब बैड बैंक अचानक से क्यों न्यूज में आया? क्योंकि सरकार ने अभी अभी घोषणा की है कि हम 30,000 करोड़ की गारंटी दे रहे हैं टू नेशनल एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी लिमिटेड को, एनएआरसीएल को। हम 30,600 करोड़ की एक गारंटी प्रोग्राम दे रहे हैं, किसको? एनएआरसीएल को, फॉर रिजोल्यूशन ऑफ एनपीएस। इसलिए ये न्यूज में था इतना। इस बैड बैंक का स्ट्रक्चर क्या होगा वो देख लेते हैं। सरकार ने 2 एंटिटीज बनाई, है ना। बैड बैंक एक एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी है, वो हमने देख लिया कि बैड बैंक एक्चुअली में कैसे फंक्शन करेगा। यहां पर सरकार ने 2 एंटिटीज क्रिएट करी हैं। 2 एंटिटीज हैं जो आपके सामने आपको दिख रही है। एक है एनएआरसीएल, नेशनल एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। दूसरी है आईडीआरसीएल, इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब सरकार ने क्या किया कि जो परचेजिंग का काम है और जो सेलिंग का काम है वो इन 2 अलग अलग एंटिटीज को दे दिया है। जो एनएआरसीएल है ये परचेज करेगी बैड लोन्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास बैड लोन्स है या एनपीएस है, उनको परचेज करने का काम दिया गया है एनएआरसीएल को। फिर जैसे मैंने बताया अभी कि उनको सेल आउट करेंगे मार्केट में, तो ये सेलिंग का जो काम है वो काम दिया गया है आईडीआरसीएल को। एनएआरसीएल में 51% जो स्टेक है, जो ओनरशिप है, वो किसकी होगी?
वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ही रहेगी। आईडीआरसीएल में 51% ओनरशिप किसकी होगी? वो प्राइवेट सेक्टर लैंडर्स की होगी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, और बची हुई 49% वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की होगी। तो जो खरीदने का काम है वो दिया गया है किसको? एनएआरसीएल को, और उनको जो बेचने का काम है उन बैड लोन्स को वो दिया गया है आईडीआरसीएल को। तो इस तरह से दो एंटिटीज बनाई हैं जो दो फंक्शन से परचेजिंग के और सेलिंग के वो अलग अलग कर दिए गए हैं इस बैड बैंक में। बैड बैंक काम कैसे करेगा, फंक्शन कैसे करेगा? तो जैसे बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो एनपीएज हैं उनको कौन खरीदेगा? उनको ये नेशनल एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एनएआरसीएल खरीदेगा। जब वो उनको खरीदेगा तो 15% जो भी वैल्यू होगी, जो भी एग्रीड प्राइस होगा कि हाँ इतने में मैं आपका लोन जो है खरीदने के लिए तैयार है, तो जो 15% ऑफ एग्रीड प्राइस होगा वो अपफ्रंट पेमेंट दे दिया जाएगा बैंक्स को। जैसे कि मैंने बताया था कि मान लीजिए 1 करोड़ का अगर लोन है जो कि अब एनपीए हो गया है, तो मान लीजिए कि ये एसबीआई, जैसे हमने एग्जांपल दिया था एसबीआई और एनएआरसीएल के बीच में अब एग्रीमेंट हो रहा है, तो अगर एक एग्रीमेंट बन जाए कि हम 1 करोड़ का लोन जो है, एनएआरसीएल कहती है कि हम 90 लाख में खरीदने के लिए तैयार है, एसबीआई भी मान जाता है कि ठीक है, तो जो 15% ऑफ एग्रीड प्राइस है, एग्रीड प्राइस क्या है? 90 लाख, तो 15% कितना हुआ 90 लाख का? 13.5 लाख। तो ये 13.5 लाख क्या होंगे? अपफ्रंट पेमेंट कर दिया जाएगा एसबीआई को कि आप ये 13.5 लाख तो अभी रखिए, ये आपका एडवांस हो गया, फिर जब हम आपका जो ये लोन है, जो एनपी है, इसको बेच करके पैसा रिकवर कर लेंगे तो बाकी बचा हुआ पैसा हम आपको तब देंगे। बैंक बोलेगा मैं आप पे ऐसे कैसे विश्वास कर लूं? तो एनएआरसीएल क्या इश्यू करेगा? सिक्योरिटी रिसीट। वो सिक्योरिटी रिसीट इश्यू करेगा फॉर द रेस्ट ऑफ 85% जो पैसा बचा हुआ है उसकी वो क्या करेगा? सिक्योरिटी रिसीट, एक रसीद है ना, आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए बैंक के पास कि हाँ इन्होंने हमें क्या देने के लिए क्लेम किया था, तो एक प्रूफ होगा, एक रिसीट होगी, एक रसीद होगी बैंक्स के पास जो कि एनएआरसीएल इश्यू करेगा 85% और 15% अपफ्रंट पेमेंट कर देगा। फिर जो दूसरी हमने बताई है इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, वो क्या करेगी? उसको सेल करेगी इन मार्केट एंड रिकवर करेगी उस एनपीए को, रिकवर करेगी उसको बेच के, और जो पैसा मिलेगा फिर वो कहां जाएगा? 85% जो वापस देना है वो बैंक्स को चला जाएगा, एंड रेस्ट जो है विल बी केप्ट एज मार्जिन। तो एक जो समस्या इसमें आ सकती है वो क्या थी कि मान लीजिए 90 लाख में खरीद तो लिया, लेकिन जब आप बेचने जाओ उसको मार्केट में, उस एनपीए को, उसके जो एसेट्स है उनको, तो हो सकता है कि 90 लाख में ना बिके, हो सकता है कि 80 लाख में ही बिक पाई है। तो ये जो बचा हुआ 10 लाख का लॉस हो गया, ये कहां से आएगा? इसी के लिए सरकार ने ये गारंटी दी है, 30,000 करोड़ की जो गारंटी है वो सरकार ने इसीलिए दी है कि मान लीजिए कि अगर जितने में इस एनएआरसीएल ने खरीदा है उतने में अगर एनपीए या जो एसेट्स हैं वो नहीं बिक पाते हैं, तो जो लॉस होगा वो कहां से फुलफिल होगा? वो इन 30,000 करोड़ में से फुलफिल हम करेंगे। इसीलिए 30,000 करोड़ का गारंटी प्रोग्राम सरकार लेकर आई है कि जितने में आपने एसेट खरीदा है, अगर आपको लॉस होता है उतने से ज्यादा आप नहीं बेच पाते हैं, उससे कम में बेच पाते हैं या नहीं बेच पाते हैं, बिल्कुल बिकता ही नहीं है, तो ये जो लॉस हो गया एनएआरसीएल को वो कहां से भरपाई होगी? वो इन 30,000 करोड़ की गारंटी से भरपाई। इसलिए गारंटी प्रोग्राम सरकार लेकर आई है। बैड बैंक की जरूरत क्या थी? ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आ चुका है जिसके जरिए एनपीएस का रेजोल्यूशन करने की बात हो रही है। फिर ऑलरेडी एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज बनी थी, बट ये छोटे अमाउंट्स के लिए थी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी ठीक ठाक काम कर रहा है, बट क्योंकि एनपीए की जो प्रॉब्लम है,
जो लेगेसी एनपीएस मतलब जो पहले से इतना इकट्ठा हो गया हमारे पास एनपीएस कि उनको इन सब टूल्स के थ्रू ही जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है या छोटे मोटे एआरसीज हैं इनके थ्रू रिजॉल्व तो कर रहे हैं, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा अभी। तो इसलिए सरकार जो है वो ऑल्टरनेटिव्स तलाश कर रही थी कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि हम इन एनपीएस को रिजॉल्व कर पाए। तो इसलिए सरकार अब इस बैड बैंक के आइडिया के साथ आई है कि जिससे कि क्या हो, इन एनपीएस का रेजोल्यूशन फास्टर तरीके से हो सके। बैड बैंक के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है फास्टर रेजोल्यूशन। अब बैंक्स क्या कर सकते हैं, सीधे जा सकते हैं इस एनएआरसीएल के पास, एग्रीमेंट करें, अपने जो बैड लोन्स हैं, जो एनपीएस है, उनसे वो मुक्ति पा सकते हैं बहुत जल्दी ही। क्योंकि अब उनको ये जो बेचने और खरीदने का जो टाइम था कि वो पहले इंसॉल्वेंसी बोर्ड में जाएं या कोर्ट में केस करें या फिर कोई और स्टेप्स ले, इन सब सिरदर्दी से उनको मुक्ति मिल गई है। ये काम किसका है? ये अब एनएआरसीएल का काम है कि कैसे पैसे को वापस लाया जाए, कैसे रिकवर किया जाए। अब बैंक क्या कर सकते हैं, सिंपली एनएआरसीएल के पास जाएं, नेगोशिएशन करेंगे कितने में आप खरीद सकते हो हमारा लोन, और फिर आगे बढ़े। तो इस तरह से फास्टर रेजोल्यूशन होगा ऑफ एनपीएस। सेकंड, लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? जो कैश है वो इंक्रीज होगा बैंक्स के पास। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि हमने देखा कि 15% अपफ्रंट पेमेंट करेगा एनएआरसीएल। तो अपफ्रंट पेमेंट करेगा तो जो 15% कैश बैंक्स के पास आएगा तो उससे उनकी लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, उनकी कैश सिचुएशन इंप्रूव होगी। थर्ड इज इंप्रूव्ड क्रेडिट फ्लो। जब उनके पास लिक्विडिटी बढ़ेगी, जो पैसा है उनके पास वो ज्यादा आएगा। साथ में क्या होगा कि उनको जो एनपीएस थे इसके लिए उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी। प्रोविजनिंग का मतलब क्या कि बैंक्स में क्या होता है कि अगर उनको लगता है कि हमारे जो एसेट्स हैं ये डूबने वाले हैं, ये नॉन परफॉर्मिंग होने वाले हैं, तो उस लॉस की भरपाई के लिए उन बैंक्स को कुछ हिस्सा, कुछ जो डिपॉजिट्स हैं वो उनको अलग रखने पड़ते हैं कि कल के दिन को लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई हम इस वाले अमाउंट से करेंगे। तो अब वो अगर एनपीए नहीं रहेगा तो उनको वो प्रोविजनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, उल्टा उनकी लिक्विडिटी भी इंप्रूव हो रही है। तो जो क्रेडिट फ्लो है, क्रेडिट फ्लो का मतलब क्या, जो लोन देना है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो ज्यादा लोन दे पाएंगे लोगों को, तो क्रेडिट फ्लो इंप्रूव होगा इकोनॉमी में। जो बैंक्स के पर्सनल हैं, बैंक एम्प्लॉइज हैं, उनको भी मुक्ति मिलेगी कि वो क्या चक्कर काटते रहते हैं कि बैंक्स का पैसा वापस करो, वो अपने डेटर्स के पास जाते हैं, या जो भी लीगल कार्रवाई करनी पड़ती है ना, लीगल प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, उन सब से उनको थोड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि नहीं तो उनका काफी टाइम क्या जाता था, इसमें चला जाता था। तो अब वो फ्री होंगे तो वो सोचेंगे कि कैसे बेटर सर्विसेज दी जाएं, कैसे लोगों की जो नीड्स है उसको कैसे कैटर किया जाए, नहीं तो वो इसी में फंस के रह जाते थे। गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्या फायदा हो गवर्नमेंट को? तो ये फायदा हो गया कि अगर एनपीए कम हो जाएंगे तो जो रिकैपिटलाइजेशन की बात हम करते हैं बार बार कि रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा, तो वो भी कम हो जाएगा। तो सरकार का क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट भी रिड्यूस होगा। टैक्स पेयर की बात करें तो जो रिकैपिटलाइजेशन के लिए पैसा आता है वो किसका है? गवर्नमेंट के पास कोई अपनी इनकम नहीं है, वो टैक्स पेयर का पास है, जो हम टैक्स दे रहे हैं। तो जो टैक्स पेयर के हिसाब से भी अगर आप देखें तो टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी नहीं होगी, वो किसी प्रोडक्टिव वर्क में टैक्स पेयर का पैसा लग पाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं बैड बैंक के। अब देखते हैं कि क्या आर्गुमेंट्स हैं अगेंस्ट में, या क्या इश्यूज और चैलेंजेस जो हैं वो बैड बैंक्स फेस करने वाले हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि एसबीआई और एनएआरसीएल मान लीजिए नेगोशिएट कर रहे हैं, तो एसबीआई आता है कि मेरे पास 1 करोड़ का लोन है जो एनपीए हो गया, आप खरीद लीजिए। तो एनएआरसीएल किस तरह से अंदाजा लगाए कि मैं कितना रिकवर कर सकता हूं इस 1 करोड़ में से? मैं इसको 90 लाख में खरीदूं, मैं इसको 85 लाख में खरीदूं, मैं इसको 60 लाख में खरीदूं, मैं कितने में खरीदूं इसको? तो ये प्राइस डिस्कवरी की कितना मैं इससे रिकवर कर पाऊंगा, तो मैं कितना इससे आज मैं बैंक को जो है वो पैसा दे दूं, कितने में मैं ये नेगोशिएशन कंप्लीट कर लूं, ये पता लगा पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लैक ऑफ बायर्स, ये जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया था तो उसके बाद जो एसेट्स थे, जैसे बिजनेस कोई फेल हो जाता है तो जो उसके पास एसेट्स होते हैं जिनको कोई मॉर्गेज करके उन्होंने लोन लिया होता है,
तो जब उनको बेचने की बारी आई तो बायर्स ही नहीं मिले, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। मान लीजिए जैसे विजय माल्या था, वो भाग गया तो उसकी संपत्ति कुर्क की गई, उसको मार्केट में उसके एसेट्स, उसकी कार को मान लीजिए बेचने जा रहे हैं, उसकी किसी फैक्ट्री को बेचने जा रहे हैं, तो आपको बायर्स भी तो मिलने चाहिए। सिर्फ आपका मन है बेचने का लेकिन कोई खरीदार नहीं है तो क्या फायदा। तो वहां जो एक समस्या फेस करनी पड़ी कि लैक ऑफ बायर्स, जो कि और बिजनेसमैन थे या कहना चाहिए जो परचेज कर सकते थे उन्होंने परचेज नहीं किया। तो अगर यहां भी वही समस्या रही कि बायर्स आपको नहीं मिल पाए, फिर क्या होगा। तो ये एक बड़ी समस्या, बड़ा एक चैलेंज है। तीसरा है कि अनदर रिपोजिटरी, कि ऐसा ना हो कि बैड लोन्स की समस्या है वो क्या है, अभी तो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हो सकता है कि अब डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक से क्या हो जाए, बस ये इस बैड बैंक में आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम जिसकी तस रहे। तो एक जो कहना चाहिए एक्सपर्ट्स या इकोनॉमिस्ट जो इनका जो एप्रीहेंशन है वो ये है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट तो धुल जाए या वो साफ हो जाए, बट एक अलग एक रिपोजिटरी हमने क्रिएट कर ली कि बैड बैंक में सारा जो है बैड लोन इकट्ठा हो गया, एक एंटिटी बैड बैंक क्या बन जाएगी कि सिर्फ जहां पे सारा बैड लोन जो है बैंक्स का इकट्ठा हो गया। तो ऐसा ना हो, बल्कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए, एनपीएस का रेजोल्यूशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये बैड बैंक जो है कि एक रिपोजिटरी बन के रह जाए बैड लोन्स की। अंडरलाइन प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हुई है कि आप क्या चाह रहे हैं कि एनपीएस का रेजोल्यूशन हो। क्या सिर्फ अगर बैड बैंक जो है वो बैड लोन्स खरीद लेगा तो क्या जो अंडरलाइन प्रॉब्लम क्या थी कि एनपीएस फर्स्ट इंस्टेंस में बनी ही क्यों, ये एनपीएस की समस्या ही क्यों खड़ी हुई बैंक्स के सामने। तो क्या आपने उसकी रूट कॉज को पकड़ा, क्या आपने उस रूट कॉज का सॉल्यूशन लेके आए जिसकी वजह से ये एनपीएस की समस्या खड़ी हुई थी। नहीं, वो कैसे, यहां तो नहीं हुई ना सॉल्व। एनपीएस की प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि जो बैंक्स का क्रेडिट कल्चर है वो विशिएटेड है, वो अच्छा नहीं है, वो ठीक से एग्जामिन ही नहीं करते हैं। पॉलिटिकल एक तो इंटरफेरेंस होता है, दूसरी समस्या क्या है कि एग्जामिनेशन ठीक से नहीं करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट मेरे सामने लेकर के आया है, ये जो बंदा बैठा है, क्या मुझे इसको लोन देना चाहिए, क्या उन्होंने ठीक से उस प्रोजेक्ट को एग्जामिन किया कि इससे रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। आपने करोड़ों रुपए किसी बिजनेस को, किसी प्रोजेक्ट को ऐसे ही दे दिए। तो जरूरत थी कहां कि स्पेशलाइजेशन की, कि स्पेशलाइज लोग आए, वो देखें, एग्जामिन करें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो, ऑपरेशनल फ्रीडम मिले, जिससे ये एनपीए की समस्या ही खड़ी ना हो। तो क्या इसको बैड बैंक ने सॉल्व किया? नहीं किया। तो आज अगर एक बैंक ने अपने सारे बैड लोन्स खत्म भी कर दिए तो हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर से ये एनपीए की प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो आप रूट कॉज को जो है वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं। डिले इन रेजोल्यूशन, अब मान लीजिए एनएआरसीएल ने खरीद भी लिया बैंक से लोन, तो टाइम लगेगा उसको बेचने में, जब तक कि उसको सही खरीदार नहीं मिलेगा वो नहीं बेचेगा ऐसा, क्योंकि नहीं तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, ये हमें अंदाजा नहीं है। बायर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, वी डोंट नो। तो जो डिले है वो हो सकता है इसके रेजोल्यूशन में बढ़ जाए, तब तक कि जो बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, वो इस समस्या से जूझते रहें। तो ये सारे इश्यूज हैं, ये चैलेंजेस हैं बैड बैंक के सामने। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यहाँ हमने डिस्कस किए बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ मेंस के करंट अफेयर्स, कुछ और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ अगर करंट अफेयर्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो आपको हैंडआउट्स उसके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। खासकर की जो कि 4 मार्कर क्वेश्चन है उसको हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, उसको सिंपली हम हैंडआउट के जरिए जो है वो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। 4 मार्कर्स और 8 मार्कर्स हमारा जो मेन फोकस होगा 20 मार्कर क्वेश्चन के लिए आपको कैसे तैयार किया जाए उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। बट हम 4 मार्कर्स या 8 मार्कर्स को भी इग्नोर नहीं करेंगे, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको हैंडआउट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसी दिन पर के, और हम कुछ और करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।